गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एनएबीएच ऑडिट क्वेश्चनर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट को। जो हमारा मेडिकल स्टोर होता है, फार्मेसी होता है, वहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम उसको डिटेल पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एक डिपार्टमेंट से आपके ऑडिट में कभी एनसी ना लगने पाए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला तो आपका जो फार्मेसी होता है उसकी लोकेशन हमेशा ऐसी रखी जाती है कि इजीली रीचेबल हो, प्लस वो हॉस्पिटल के इंटरफेरेंस को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ऐसा कोई एनएमएच का गाइडलाइन नहीं है, बट प्रैक्टिकलिटी जब आप हॉस्पिटल डिजाइन करते हो तो यही कोशिश की जाती है कि फार्मेसी बाहर की तरफ हो। दो रीजन से पेशेंट आए, उसका फ्लो ये रहता है, पेशेंट डॉक्टर को दिखाएगा, मेडिकेशन लेगा, मेडिकेशन ले और वहीं से बाहर निकल जाए। दूसरा, जो हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, जो बाहर के लोग मेडिसिन लेने आ रहे हैं, वो भी बाहर के बाहर मेडिसिन ले और निकल जाए। तीसरा, मेडिकल स्टोर पे अक्सर लाइन लगती है, ट्रबल होता है, भीड़ ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो आने जाने वाला रास्ता होता है वो ब्लॉक होता है। तो इस वजह से कोशिश हमेशा ये की जाती है कि जो फार्मेसी है आपकी वो आउटसोर्स बाहर की तरफ रखी जाए, ताकि आपके जो पेशेंट का फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, आप अपनी बिल्डिंग के अंदर फार्मेसी कहीं भी रख सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं, क्या फार्मेसी आउटसोर्स हो सकती है या आपको इन हाउस फार्मेसी ही रखना जरूरी है? तो आंसर ये है कि फार्मेसी आउटसोर्स हो सकती है। यस, डेफिनेटली हो सकती है। दो तरह से हो सकती है। पहला, बिल्डिंग आपकी है लेकिन फार्मेसी की ओनरशिप दूसरे की है। दूसरा, बिल्डिंग भी आपकी, फार्मेसी भी आपकी, डील भी आपकी। तीसरा, ना तो बिल्डिंग आपकी ना फार्मेसी आपकी, फार्मेसी है ही नहीं, नॉट अवेलेबल, ऐसा करके या फिर आप दिखा सकते हो। बट तीसरी कंडीशन अगर आप दिखा रहे हो तो उसमें डिपेंड करेगा कि आपका हॉस्पिटल किस स्पेशलिटी का है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आई हॉस्पिटल है और आप अपने यहाँ फार्मेसी नहीं रखना चाहते, आप रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, बट आपको इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन से आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, अगर फार्मेसी आपकी है, बिल्डिंग आपकी है, तब तो कोई मसला ही नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अगर आपकी बिल्डिंग है लेकिन फार्मेसी आपने दूसरे को दे रखी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आउटसोर्स फैसिलिटी है बट सिचुएटेड इन हाउस है, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थर्ड कंडीशन जो आती है कि फार्मेसी है, टाई अप किया हुआ है फार्मेसी से, लेकिन हमारी बिल्डिंग में नहीं है, हमारी बिल्डिंग के बाहर है, आउटसाइड है। इसमें थोड़ा सा क्वेरी ये लगता है कि आपका जो पेशेंट है उसको आप डाइवर्ट कैसे करोगे कि आप उस फार्मेसी में जाओ। सेकंड थिंग, आपको जो प्रोक्योरमेंट करना होता है मेडिकेशन का, उसको लेने जाने मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपकी पर्टिकुलर एक बिल्डिंग है, रोड के सामने वाली बिल्डिंग में फार्मेसी है, यू कैन हैव अ टाई अप कि हमारा आउटसोर्स फैसिलिटी है, अवेलेबल है, बट आउटसोर्स है, हमारी हॉस्पिटल की अपनी नहीं है, कर सकते हो डेफिनेटली। बट इन दैट केस ऑल्सो आपको हॉस्पिटल के अंदर अपना इमरजेंसी मेडिसिन का स्टॉक हमेशा अवेलेबल रखना है, उसके बाद आप फार्मेसी का आउटसोर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अगर बिल्डिंग में फार्मेसी है लेकिन फार्मेसी हमारी नहीं है, दूसरे की है, तो क्या फार्मेसी के नॉर्म्स हम पे लागू होंगे? यस, डेफिनेटली लागू होंगे, क्योंकि आपकी बिल्डिंग में फार्मेसी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका फार्मेसी वाला स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करे, क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। ठीक है, इस वजह से अगर आपकी बिल्डिंग में फार्मेसी है तो आपको सारे नॉर्म्स और आपके साथ ऑडिट भी होगा, उस जगह का क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्वेश्चन का आंसर करे। हालांकि अगर उस बिल्डिंग में फार्मेसी नहीं है और आउटसोर्स आपने बाहर से कर रखा है तो ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है, बट इमरजेंसी मेडिसिन का स्टॉक आपसे जरूर पूछा जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं फार्मेसी का जब ऑडिट होगा तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। सबसे पहली चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके फार्मेसी का लाइसेंस। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बिना लाइसेंस के फार्मेसी नहीं चलनी चाहिए, ये इलीगल प्रैक्टिस है। दूसरा, अगर आप नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स को यूज कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में तो उसका अलग से लाइसेंस लेना होता है, वो भी अवेलेबल होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है। तीसरी चीज, आपके फार्मेसी में 24/7 रजिस्टर्ड स्टाफ होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और उसके बाद बी फार्मा, बैचलर, मास्टर, पीएचडी कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम होना चाहिए। स्टाफ कितना होना चाहिए? हर एक शिफ्ट में मिनिमम 2 स्टाफ होने चाहिए। आप सिंगल स्टाफ से फार्मेसी नहीं चला सकते, आपके पास कम से कम 2 स्टाफ एक शिफ्ट में अवेलेबल होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, नाउ डिस्प्ले फार्मेसी का नाम, अगर हॉस्पिटल की फार्मेसी है तो कोई इशू नहीं, अगर बाहर की फार्मेसी है तो फार्मेसी का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। वो 24 घंटे खुली रहती है या उसकी कोई पर्टिकुलर डेज एंड टाइम है? फॉर एग्जांपल, कुछ फार्मेसीज होती हैं जो संडे को बंद रहती है, वो अपना नहीं ओपन करते, तो अगर ऐसा है तो आपको डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर डे और टाइम पे खुलेगी।
नहीं तो ये बंद रहेगी। अगर 24/7 रनिंग है तो भी उस पे आपको डिटेल मेंशन करना है कि 24/7 अवेलेबल। ये एक एनसी आ चुकी है एक हॉस्पिटल की, ऑडिटर ने क्वेरी लगा दिया था कि क्या ये फार्मेसी 24/7 रनिंग है, वी सेड यस, तो उसने बोला कि आप इसका डिस्प्ले लगाओ, और वो एनसी दिया था हमें, एनसी क्लोज करने के लिए डिस्प्ले लगाना पड़ा था, ठीक है। तो ये आपको टाइमिंग का डिस्प्ले उसमें करना पड़ेगा, ओके। देन आपकी फार्मेसी के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए। ये क्या होता है, हर ड्रग कभी भी आप उठा के देखोगे उसके पीछे कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स लिखी होती है, उसमें लिखा होता है स्टोर इतने टेम्परेचर पे आपने स्टोर करना है या रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है। और कोई भी ड्रग जो होगा वो ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो फार्मेसी का स्टोरेज एरिया है, जो फार्मेसी के अंदर का स्टोरेज है, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए। ये कैसे करोगे आप, बहुत ही सिंपल है, एसी लगवा लो, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल एसी या पोर्टेबल एसी, सब कुछ एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक एयर कंडीशनर होना चाहिए। एक आपके पास डिजिटल क्लॉक आती है, अमेजोन पे ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी, उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों लिखकर आता है, टाइम भी आता है। उस क्लॉक को आप अपने वॉल पे लगा लो फार्मेसी में, उसमें लिखा होगा टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है। अगर वो प्रिस्क्राइब टेम्परेचर से ज्यादा जा रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा जा रही है तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है, ताकि आपके जो ड्रग्स हैं जो स्टोर करके रखा है उसकी लाइफ मेंटेन रहे, वो जल्दी खराब ना हो। ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, इससे बच नहीं सकते, ठीक है। नाउ ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो रूम का है, इसका रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन करना है। जरूरी नहीं है कि हर घंटे या 2 घंटे का गए, कुछ हॉस्पिटल्स ने रूल बना रखा है घंटे घंटे का रिकॉर्ड करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 4 घंटे 6 घंटे या पर शिफ्ट में एक बार उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि डेली कम से कम ईच शिफ्ट में इतना टेम्परेचर रहा, इतनी ह्यूमिडिटी रही, और ये पर्टिकुलर स्टाफ ने उसको एंट्री किया, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है। देन आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा आपकी फार्मेसी के अंदर। डेफिनेटली कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपको 2 से 8 डिग्री पे रखने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 25 से नीचे रखने होते हैं, तो आपको रेफ्रिजरेटर अवेलेबल होगा आपके फ्रिज के वो फार्मेसी के अंदर, उसके अंदर मेडिसिन रखी जाएगी। अब इसको रखने के क्या तरीके हैं, सबसे पहला उस फ्रिज के अंदर क्या है उसकी लिस्ट फ्रिज के बाहर लगी होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज उस फ्रिज का टेम्परेचर कितना है वो मॉनिटर होना चाहिए। कुछ फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स आते हैं जिनमें इनबिल्ट लिखा होता है, उसमें डिजिटल स्क्रीन लगी होती है, उसमें टेम्परेचर लिख के आता है, या तो आप वो फ्रिज ले सकते हैं, या अगर आपके पास पुराना फ्रिज है या उसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सटर्नल थर्मामीटर आता है, उसमें वायर होता है, एक डिब्बी होती है और एक हब होता है, उसको आप फ्रिज के अंदर लगा दीजिए, डिब्बी को बाहर लगा दीजिए, उस पर टेम्परेचर दिखाता रहता है। उस टेम्परेचर को आप नोट डाउन करते रहिए ईच शिफ्ट में, जैसा कि रूम के लिए था वैसे ही इसके लिए है। हर शिफ्ट में आपने खाली टेम्परेचर नोट करना है कि इस फ्रिज का इतना इतना टेम्परेचर था। अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्रिज है तो सारे फ्रिज पर ये चीज लागू होगी, ठीक है। आपने जो भी ड्रग्स उसमें रखने हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए कि ये ड्रग इसमें रखा है, इतनी क्वांटिटी, और अगर पॉसिबल हो तो उसमें उसकी एक्सपायरी भी थी, क्योंकि एक बार रख जाता है सामान तो उसको मेंशन करना मुश्किल हो जाता है। देन आपके हॉस्पिटल की एक पॉलिसी पूछा जाएगा कि आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन स्टोर करने की क्या तरीके हैं, ठीक है। तो मेडिसिन को स्टोर करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक ये पॉलिसी होती है। इसका मतलब ये होता है जो पहले खरीदा उसे पहले बाहर निकालेंगे। इसलिए ये मान लीजिए जनवरी में आपने कोई ड्रग खरीदा, ये आपकी शेल्फ है जिसमें आपने ड्रग्स रखने हैं, आप यहां से इस ड्रग को निकालते हो और पीछे से रास्ता बंद है। आपने जनवरी में कोई सामान खरीदा, पीछे रख दिया, उसके बाद फरवरी में खरीदा, उसके आगे रख दिया, मार्च में खरीदा, उसके आगे रख दिया, तो जनरली क्या होगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी उसको खरीदने वाले की, तो आप बाहर वाला पीस उठा के उसको दे दोगे, तो होगा क्या, जो बाद में आया था वो पहले चला गया, जो पहले आया था वो अभी भी वहीं का वहीं रखा है, तो क्या होगा, वो एक्सपायर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको भूल जाओगे कि वो कब खरीदा था, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो तरीका ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा है उसी को पहले आप डिस्पैच कर दो, ताकि जो आपका नया लॉट अवेलेबल है वहां पे रखा हुआ वो सेफ रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं फीफो। सेकंड होता है स्टोर करने का पैटर्न, जैसे कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हो, ए वाले ड्रग्स इस तरफ, बी वाले इस तरफ, सी वाले इस तरफ। उसके अलावा एक और तरीका होता है एबीसी पैटर्न। एबीसी पैटर्न में क्या होता है, आपके जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ड्रग्स हैं उनको ए, जो कम यूज होने वाले बी, जो सबसे कम यूज होने वाले वो सी, ये कैटेगरी डाल दी जाती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब कौन सा ड्रग ए में जाएगा वो आपने डिसाइड करना है, कौन सा बी में जाएगा वो आपने डिसाइड करना है। तो जो कम यूज होते हैं सी कैटेगरी वाले, उनको ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत होती है, जो ज्यादा यूज होते हैं तो वो अपने आप मॉनिटर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि फार्मेसी में कभी साल में एक बार दिवाली वगैरह में सफाई कराई गई,
बहुत ढेर सारी मेडिसिन का स्टॉक निकलता है जो एक्सपायर हो चुका होता है। ये नहीं होना चाहिए, हमें एक्सपायर होने से मेडिसिन को बचाना है। देन स्टोर करने की बात चल रही है, तो आपको स्टोर करने के कुछ और तरीकों का ध्यान रखना है। फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एंट्री लेवल हो चाहे फुल एनएबीएच हो, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स, LASA, लासा। ठीक है, ये क्या होता है? एक जैसे दिखाई देने वाले ड्रग्स लुक अलाइक, एक जैसे सुनाई देने वाले ड्रग्स साउंड अलाइक। तो इसकी पॉलिसी ये होती है कि आप कभी भी लासा ड्रग्स को एक साथ नहीं रख सकते। आपको लुक अलाइक को अलग अलग रखना है, साउंड अलाइक को अलग अलग रखना है। ठीक है, करना क्या होता है, आप एक कलर कोड ले लो, फॉर एग्जाम्पल येलो और ऑरेंज ले लिया, कोई भी कलर ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है। येलो कलर ले लिया मान लीजिए आपने लुक अलाइक को, ऑरेंज कलर ले लिया साउंड अलाइक को, तो आप एक लिस्ट बनाओगे आपके पास कौन कौन से ड्रग हैं जो लुक अलाइक है, और एक लिस्ट बनाओगे आपके पास कौन कौन से ड्रग हैं जो साउंड अलाइक है। लुक अलाइक वालों को येलो से मार्क करना है, साउंड अलाइक को ऑरेंज से मार्क कर लिया। अभी आपके फार्मेसी का जो स्टोर का रैक है, उस रैक में डिवाइडर्स बने हुए हैं, आपने स्टोर रख लिया एक जगह पे लुक अलाइक का, उसके नीचे येलो कलर से मार्क कर दिया, उस पर लिख दिया लुक अलाइक येलो से मार्क करके। ठीक है, दूसरा आपने रैक सेलेक्ट कर लिया, साउंड अलाइक कर लिया, उस पर लिख दिया मार्क करके ऑरेंज कलर से ये साउंड अलाइक है। तो आपको अलग अलग दूर दूर करके रखने होते हैं इन लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स को, इसलिए क्योंकि जो भी बंदा उसको उठाकर डिस्पैच कर रहा है उससे कभी भी ये गलती ना हो कि एक जैसे दिखने वाले ड्रग्स से तो उसने एक की जगह दूसरा ड्रग उठाकर दे दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, गलत मेडिसिन डिस्पैच हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात। देन सेकेंड थिंग आपका आता है हाई रिस्क मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन। इसको भी आप सेम पैटर्न पे रखोगे, आपको लेबल करके रखना है। हाई रिस्क मेडिसिन उसको रेड कलर से मार्क करते हैं यूजुअली हम लोग हाई रिस्क मेडिसिन को, ये इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट की जान को खतरा है इस मेडिसिन से, तो इसको बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ इंश्योर किया जाए। तो ये हो गया स्टोरेज का पैटर्न, हाई रिस्क मेडिसिन का, लुक अलाइक का, साउंड अलाइक का और इमरजेंसी ड्रग्स का, जो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नाउ अगर आपके पास नार्कोटिक ड्रग्स है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स है और सेडेटिव ड्रग्स है, ठीक है, तो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल गाइडलाइंस हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर में ये गाइडलाइंस आती हैं, वो ये कहती हैं कि आप नार्कोटिक ड्रग्स को कैसे भी स्टोर नहीं कर सकते, आपको एक अलग से सेपरेट लॉक एंड की फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें डबल लॉक और डबल की हो। ठीक है ना, जैसे कि हमको नार्कोटिक ड्रग रखना है कीटामिन, ओके, हमने एक पर्टिकुलर शेल्फ डिसाइड कर ली, उस शेल्फ पे हमने नोट डाल दिया नार्कोटिक ड्रग्स। अब उसमें 2 ताले होने चाहिए और दोनों की अलग अलग चाबियां होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही चाबी से दोनों खुल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ताले और दोनों की अलग अलग चाबियां। होता क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, मैंने बोला था ना आपको फार्मेसी में हर शिफ्ट में कम से कम 2 रजिस्टर्ड स्टाफ चाहिए। ये दोनों चाबियां दोनों अलग अलग स्टाफ के पास होंगी। कभी भी नार्कोटिक ड्रग्स निकाल कर देना है किसी को तो दोनों को चाबी लगाकर उसे ओपन करना है, नार्कोटिक ड्रग निकालना और बंद करना है और उसके बाद नार्कोटिक ड्रग को दे देना। ऐसा इसलिए किया गया है ड्रग कंट्रोल करने के लिए। नार्कोटिक ड्रग और सेडेटिव ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं नशे के लिए, इनका मिसयूज बहुत होता है। उस मिसयूज को बचाने के लिए, उस पर्टिकुलर ड्रग के खो जाने के खतरे से, क्योंकि होता ये वो ड्रग एक दूसरे ने किसी ने उठा के मिसयूज कर लिया अपने ऊपर, या किसी को उठा के दे दिया, बेच दिया किसी नशेबाज को, फिर वो कहता है वो ड्रग मिल नहीं रहा सर, पता नहीं काउंटिंग में कुछ गड़बड़ है, ये है वो है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अभी ढूंढो तीनों शिफ्ट में किसके पास था, क्या था, कब गायब हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए क्या हुआ, 2 लोगों की जिम्मेदारी, एक की नहीं है। आप किसी एक पे नहीं, अभी 2 लोग अवेलेबल होंगे तभी वो खुलेगा, नहीं होंगे तो नहीं खुलेगा। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई इसका मतलब दोनों ने मिलकर ये गड़बड़ी की है, तो ये चीज कंट्रोल करने के लिए रखी गई है। तो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक के लिए आपके पास एक सेपरेट रैक होना चाहिए जिसमें डिस्प्ले होना चाहिए नार्कोटिक ड्रग्स और उसके डबल लॉक और डबल की होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये 100% पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग, नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक ड्रग्स किसी भी पेशेंट को दिया जा रहा है, किसी को भी दिया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आपके सिस्टम पे, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, कि आपने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वो ड्रग दिया। यूजुअली क्या करते हैं, जब आप नार्कोटिक ड्रग्स किसी को देते हैं तो उसकी आईडी ले लेते हैं या आधार नंबर ले लेते हैं, आधार नंबर नोट कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर बंदा था, ये ड्रग लेके गया। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है आपके फार्मेसी ऑडिट में जब ड्रग इंस्पेक्टर ऑडिट करता है, और क्योंकि गवर्नमेंट के लॉस फॉलो करना जरूरी है तभी एनएबीएच फॉलो होगा, तो इस वजह से ये इसमें एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन जाती है। लेबलिंग ऑफ मेडिसिन, हाई रिस्क मेडिसिन आप लेबल करोगे, इमरजेंसी ड्रग्स मेडिसिन लेबल करोगे, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक लेबल करोगे, सेडेटिव्स लेबल करोगे, लुक अलाइक साउंड अलाइक लेबल करोगे। ये लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, सबको अलग अलग लेबल करके रखना होता है। अब आप कलर कोड भी डाल सकते हो, हाई रिस्क का रेड डाल सकते हो,
नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक भी हाई रिस्क में आता है। हाई रिस्क ड्रग्स कौन से होते हैं उसकी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है। लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स की भी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो इमरजेंसी ड्रग्स है उसकी भी एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, कमिंग टू इन्वेंटरी कंट्रोल। सेकेंड थिंग क्या है, आपके पास कितने ड्रग्स है, कितने अवेलेबल हैं, कितने की कमी है, कितना यूज हुआ, कहाँ डिस्पैच हुआ, सब इन सब का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी पे हो चाहे हार्ड कॉपी पे हो, बट अवेलेबल होना चाहिए। और वो एंट्री करने वाला पर्टिकुलर शख्स कौन है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। क्या होता है, आपने एक्सेल शीट बना के डेटा बना लिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? वो एक्सेल शीट भरी किसने, वो डेटा एक्यूरेट नहीं है। आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आते हैं फार्मेसी के, उसमें वो बंदे को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, वो खुद लॉगिन करेगा, अपना पासवर्ड डालेगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी, इसने ये एंट्री करी, वो एक्सेप्टेबल है। बट ये चीज जिसमें वो ट्रेसेबल नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्वेंटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपकी एक पॉलिसी होती है नियर एक्सपायरी की और एक्सपायर्ड मेडिसिन की, कि अगर ड्रग एक्सपायर हो जाए तो आप क्या करोगे, और एक्सपायर होने वाला है मतलब 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपायरी होने वाली है उस ड्रग की, तो आप उसका क्या करोगे। तो उसकी सिंपल सी पॉलिसी होती है कि आप हर महीने एक चेक करो कौन सा ड्रग 3 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है। हर महीने में एक बार आपको चेक करना ही करना है, ठीक है, वरना फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो एक बार आप लिस्ट बना लो कि अगले 3 महीने में कौन सा ड्रग एक्सपायर होने वाला है, उसको निकाल के अलग कर लो। नियर एक्सपायरी का एक शेल्फ बना लो आप, उसमें वो ड्रग अलग अलग करके रख लो कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स अगले 3 महीने में एक्सपायर होने वाले हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट आती है, उन ड्रग्स को आप पेशेंट को दे दो, कंज्यूम करा दो, खर्च कर दो, कोई इशू नहीं। या फिर आपके जो वेंडर है जिससे आपने उसको खरीदा है उससे बात कर लो, ये नियर एक्सपायरी है, हमारी पॉलिसी है कि हम इसको रिटर्न करके दूसरा मंगा लें, क्योंकि वो एक्सपायर नहीं हुआ है इसलिए वो रिटर्न हो जाता है। ये आपकी डीलिंग के ऊपर है, आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सपायर नहीं होने देना है मेडिसिन बिल्कुल। अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसकी डिस्कार्ड पॉलिसी क्या होगी। एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर आपके पास मिलती है तो आप उसको कैसे डिस्कार्ड करोगे, आप उसको वेंडर को वापस दे दोगे, या आप हॉस्पिटल में उसको डिस्कार्ड करोगे, या बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करोगे। ये एक स्पेसिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए हॉस्पिटल की, उसका करना क्या है ये जरूर पूछा जाता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन को आप क्या करते हो। तो इसके आंसर में सबसे पहले तो बोलना है सर, कोशिश ये रहती है एक्सपायर्ड मेडिसिन हो ही ना, 3 महीने के पहले हम उसको रिटर्न करके दूसरी एक्सचेंज करा लेते हैं। लेकिन अगर एक्सपायर हो गए तो ये हमारी पॉलिसी है, इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी मर्जी से नहीं हो सकती। देन आपके फार्मेसी के स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स होते हैं। ये जो पॉइंट अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये पॉइंट यूजुअली बाद में, ये जो पॉइंट अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये पॉइंट यूजुअली फुल एनएबीएच में फोकस किया जाता है, लेकिन अब एंट्री लेवल एनएबीएच में भी इसको थोड़ा ऑडिटर्स फोकस कर रहे हैं। और अभी एंट्री लेवल स्टैंडर्ड के सेकंड स्टैंडर्ड लागू होने वाले, उसमें ये चीज ऑलरेडी आ जाएगी, तो इसको फोकस करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट परचेज ऑर्डर का। परचेज ऑर्डर क्या होता है, आपके ड्रग्स यूज हो रहे हैं तो आप और भी तो खरीदोगे, तो और खरीदने का एक तरीका होगा कि आपको ये चीज चाहिए, वो कैसे मंगाओगे आप, उसका परचेज ऑर्डर कैसे दोगे, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए। आप अगर सॉफ्ट कॉपी डालते हैं, मेल पे डालते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, आप हार्ड कॉपी देते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। उसका अथॉरिटी किसकी है, कौन उस पर साइन करेगा, कौन उसकी रिक्वायरमेंट बनाएगा, किस बेसिस पे बनाएगा, ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। किस पैटर्न पे आप बनाकर दोगे, लेटर हेड पे दोगे, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, हॉस्पिटल की पॉलिसी होनी चाहिए। देन एक चीज होती है मिनिमम स्टोर क्वांटिटी, एक होती है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्रग अपने हॉस्पिटल में इतना अमाउंट स्टोर करना ही करना है हर हाल में। जैसे कि इंजेक्शन पैरासीटामोल, सपोज आपके हॉस्पिटल में आपको 50 ड्रग हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए, 50 इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए। या फिर हम बात कर लें इंजेक्शन एड्रेनालिन की, एडीआर की, सपोज आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी हो गई कि आपके वो 100 इंजेक्शन हर वक्त फार्मेसी में अवेलेबल होने चाहिए, तो वो आपको डिफाइन करना होगा ये इंजेक्शन इतना, ये इंजेक्शन इतना, ये इंजेक्शन इतना, ये टैबलेट इतनी, आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको बनाना है। वो आपको रखना है कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स हमें रखने हैं और उसकी इतनी क्वांटिटी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। अगर इतनी क्वांटिटी से नीचे जा रहा है तो हम उसका परचेज ऑर्डर डाल देंगे, ठीक है। ये भी आपको डिफाइन करना है कितनी क्वांटिटी नीचे जाने पे ऑर्डर डाल देंगे। सपोज 100 रखे हैं, यूज नहीं हो रहे, आप और ऑर्डर डाल लो, ऐसा नहीं। आपको 100 का स्टोरेज रखना है, 100 से ज्यादा का स्टोरेज नहीं रखना है, और वो ड्रग जब 50 बचेंगे तब आप 50 का ऑर्डर और दे दोगे। ये सिंपल पॉलिसी होती है। इससे क्या होता है, आपका मिसयूज कम होता है, आपका वेस्टेज कम होता है, ठीक है। ये पॉलिसी आपने फॉलो करनी, बहुत ही सिंपल है। पर्टिकुलर ड्रग इतनी क्वांटिटी रखनी है,
उसमें से जब इतनी क्वांटिटी बचेगी तो इतने क्वांटिटी हमें ऑर्डर कर देना है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैक्सिमम परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक बार में आप उतना ही ड्रग मंगाओगे, उससे ज्यादा ड्रग नहीं मंगा सकते। ये इसलिए होता है ताकि ज्यादा बल्क मंगा के रखने से उसका वेस्टेज ज्यादा होता है, उसको रोकने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। और स्टोरेज में एक चीज और, आपको जो स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है स्टोरेज का, पैटर्न का, हर चीज का, चाहे स्टेशनरी हो चाहे कुछ हो, उसके लिए आप 5S मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हो। ये जापानीज मेथोडोलॉजी है 5S, उस पर एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना लेंगे, उसमें आप समझ लेना कैसे आप उसको डिटेल में यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपने परचेज ऑर्डर किया, रिटर्न में दिया, साइन कराया, उसको दिया, वो मेडिसिन लेकर आया, आप उसको क्रॉस चेक करते हो कि आपने जो जो मेडिसिन मंगाई थी वो है और सारी मेडिसिन सही है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है। और अगर उसमें से कोई मेडिसिन खराब निकलती है या कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको आप रिटर्न कर देते हो। इसका रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। इसको रिकॉर्ड करने का सबसे सिंपल तरीका, वो जब मेडिसिन लेके आएगा तो साथ में बिल लेके आएगा, उस बिल में आप चेक कर दो कि ये मेडिसिन इतनी है, ये वाली मेडिसिन नहीं है, उसको काट दिया। उसके बाद नीचे उसका वेरिफिकेशन के लिए अपने साइन डाल दिया, डेट और टाइम डाल दिया, और उसमें अपने पास आपने नोट कर लिया कि इतना पर्टिकुलर ये मेडिसिन आपने रिटर्न कर दिया। रीजन क्या था रिटर्न का वो भी मेंशन कर दिया। ये ऑडिट में 200% पूछा जाएगा। अगर आप फुल एनएवीएस करा रहे हो तो 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, इसको करा लिया, इसको इम्प्लीमेंट जरूर कराना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं कि आपको उसका एक अलग से फॉर्मेट बनाना है, अलग से पेपर करना है। आपका काम पेपर बनाना नहीं है, आपका काम उसको सिंप्लीफाई करना है। ये जितने मैनेजर्स होते हैं ना हॉस्पिटल में, ये क्या करते हैं, आई एम सॉरी फॉर ऑल द मैनेजर्स, मैं खुद एक मैनेजर हूँ, ये लोग क्या करते हैं अपना काम आसान करने के लिए हर चीज का एक नया फॉर्मेट ला देते हैं। ऐसा नहीं होता। मैनेजर का काम है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना। मैनेजर का काम ये नहीं कि हर चीज पे एक नया काम बढ़ा देना, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडियली आइडेंटिफाई करो कि किस चीज को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। देन आपके हॉस्पिटल की जो वेंडर्स हैं जिनसे आप सामान मंगाते हो, उसका एक वेंडर वेरिफिकेशन होता है कि आपने पर्टिकुलर जिस वेंडर से मंगाया है वो वेंडर कौन है, कहाँ का है, उसका लाइसेंस है कि नहीं है, वो जो भी चीजें हैं, कई सारे लंबी चौड़ी चेकलिस्ट होती है उसकी वेंडर वेरिफिकेशन की, वो आपको फिलअप करना होता है साल में एक बार। तो वेंडर वेरिफिकेशन आपको करना होता है और उसको मार्किंग देनी होती है कि क्या ये वेंडर ठीक है या हमें इससे बेहतर कोई मिल रहा है या इसका काम कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढें। देन वेंडर का जो सामान आ रहा है उसका क्वालिटी एश्योरेंस भी आपको देखना होता है, वो उसी वेंडर की चेकलिस्ट में आ जाता है, उसमें आप ऐड कर लो उसका जो सामान आ रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं आ रहा, खराब तो नहीं आ रहा, कितने बार खराब आया, ये सब चीजें तो आप क्रॉस वेरीफाई करते हो कि ये वेंडर ठीक है या नहीं, दूसरा वेंडर आप आइडेंटिफाई कर ले उसको। ये आपके हॉस्पिटल के क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आपको हॉस्पिटल में एक ड्रग फॉर्मुलरी बनानी होती है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ड्रग फॉर्मुलरी क्या है, कैसे बनानी, क्या है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। इनफैक्ट इससे ज्यादा सिंपल तो कोई चीज हो ही नहीं सकती फार्मेसी में। आपके जो ड्रग्स यूज होते हैं हॉस्पिटल में उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। सपोज आपके पास 10 ड्रग्स यूज होते हैं, आपने 10 ड्रग्स की लिस्ट बना ली, ये फला फला ड्रग्स हमारे यहाँ यूज होते हैं, ठीक है। उस ड्रग को कौन कौन से ब्रांड्स आप परचेज करोगे वो 3 ब्रांड आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आसान भाषा में बात करें अगर तो सपोज इंजेक्शन सफेक्साइम है, ठीक है। सफेक्साइम इंजेक्शन 500 ग्राम का भी है, 1 ग्राम का भी है, 500 मिलीग्राम का भी है सॉरी, और 1 ग्राम का भी है। आपके यहाँ दोनों यूज होते हैं। आपने ड्रग फॉर्मुलरी में नाम डाला इंजेक्शन सफेक्साइम 500 mg और 1 ग्राम। अब ये सफेक्साइम इंजेक्शन बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, सिप्ला भी बना रहा है, मैनकाइंड भी बना रहा है, और भी कोई बना रहा है। अब बहुत सारी ब्रांड्स है, आपके हॉस्पिटल में कौन सी ब्रांड यूज होगी। आपके यहाँ सपोज एक डॉक्टर थे, ड्यूटी डॉक्टर, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को कंसीडर करते थे कि हम इसी ब्रांड के इंजेक्शन लिखेंगे। उसके बाद वो डॉक्टर चले गए, दूसरे डॉक्टर आ गए, उन्होंने ब्रांड चेंज कर दिया। तो ड्रग फॉर्मुलरी का पर्पस ये होता है पूरे हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न को फॉलो करना। सपोज इंजेक्शन सफेक्साइम लिखा जा रहा है तो वो जो ब्रांड डॉक्टर किसी वो सर्जरी वार्ड में जिस ब्रांड को लिखा जाएगा, मेडिसिन वार्ड में भी उसी ब्रांड को लिखा जाएगा। अब आपको ड्रग फॉर्मुलरी बनाने के लिए क्या करना है, आपके पास जितने ड्रग्स यूज होते हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, उनके 3 ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 3 ब्रांड जो आपको पसंद हो, कोई भी 3 ब्रांड आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस ड्रग फॉर्मुलरी की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। पर्पस क्या है, ये ड्रग फॉर्मुलरी आप अपने हर डॉक्टर को दे देते हैं, डॉक्टर को पता लग जाता है कि ये इंजेक्शन मंगाना है तो ये 3 ब्रांड ही हमको यूज करने, चौथा ब्रांड यूज नहीं करना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेरी क्या आती है कि सर
कभी कभी ये ड्रग फॉर्मुलेरी के अलावा हमें ड्रग मंगाना होता है, तो हम क्या करें, क्या उसको नहीं मंगा सकते? या फिर ये तीनों ड्रग में से कोई अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गया है, तो क्या हम चौथा ड्रग नहीं मंगा सकते? ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप जो चाहो ड्रग मंगा सकते हो, बस स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट से मंगाना है। जो ड्रग फॉर्मुलरी में नहीं है उसको मंगाना है, तो बस एक रिक्वेजिशन डालो। रिक्वेजिशन डालने के बाद आपके हॉस्पिटल का जो भी ऑर्गेनोग्राम है उसके हिसाब से जो भी लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो एक उस रिक्वेजिशन को क्रॉस वेरीफाई कर दे, आप ड्रग मंगा लो, यूज कर लो, खत्म। फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल में मीरोपेनम इंजेक्शन यूज होना है जो आपके ड्रग फॉर्मुलरी में नहीं है, मगर आपको यूज करना है मीरोपेनम, आपने एक रिक्वेजिशन डाला कि ये डॉक्टर ने मीरोपेनम सब्सक्राइब किया है, आपके जो मेडिकल डायरेक्टर है उसने साइन किया, हाँ ठीक है मंगा लो, 10 पीस मंगा लिए, पेशेंट को दे दिए, यूज हो गया। यही काम हम लोगों ने किया था जब हमारा कोविड टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन आई थी, कौन सी थी वो, कोविड में जब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हमें यूज करने पड़े थे तो हमने यही किया था। हमारे ड्रग फॉर्मुलरी में उस ड्रग का नाम नहीं था, हमने मार्केट में जो भी ड्रग अवेलेबल है उस ड्रग को लिया, रेविविर अवेलेबल था, उस ड्रग की परचेज ऑर्डर बनाई, उसको दिया और उसको लाए, पेशेंट को यूज कर दिया। तो ड्रग फॉर्मुलरी का मतलब ये नहीं कि जो चीज उसमें है बस वही यूज करना है, उसके अलावा कर सकते हो, बट थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज कर जाता है कि मैनेजमेंट की नजर में होना चाहिए कि क्या चीज यहाँ पर चेंज हुई है और क्या चीज क्यों चेंज हुई, ठीक है ना। ये ड्रग फॉर्मुलरी का पर्पज होता है, बस पूरे हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए। फॉर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 50 बेड के एक वार्ड में वही इंजेक्शन दूसरी ब्रांड का आ रहा है, दूसरे वार्ड में वही इंजेक्शन दूसरी ब्रांड का आ रहा है, तीसरे वार्ड में वही इंजेक्शन तीसरी ब्रांड का आ रहा है। क्या होता है, हर डॉक्टर की अलग अलग पसंद के हिसाब से ब्रांड रखना फार्मेसी वाले के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो इसलिए हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर 3 ब्रांड रख लो, बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और कभी अगर आपको उस ड्रग फॉर्मुलरी के ब्रांड में चेंजेस करने, आप कर सकते हैं। आपकी कमेटी मीटिंग होगी, हर 3 महीने में एक बार आपकी कमेटी मीटिंग होगी, उसमें आप चेंज करा दो कि ये ब्रांड हमें हटाना है, उसकी जगह दूसरा ब्रांड लगाना है, फिनिश, सिंपल है, कोई इशू नहीं। तो ये ड्रग फॉर्मुलरी का सिस्टम हो गया। कमेटी मीटिंग मैंने बता दिया, आपकी फार्माकोथेरेप्यूटिकल कमेटी की मीटिंग होगी हर 3 महीने में एक बार। वो कमेटी मीटिंग के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो कमेटी के मेंबर्स कौन है, उसका हेड कौन है, उसका कोऑर्डिनेटर कौन है, उसकी अटेंडेंस शीट और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, क्या क्या बात हुई, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। देन आपको यूज करना पड़ेगा फायर सेफ्टी और कोड रेड की ट्रेनिंग, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक चीज और आपको बनानी पड़ेगी, जैसे कि कोविड का मैंने बताया, कोविड आ गया था और उसके रेट्रोवायरल ड्रग्स हमारे पास नहीं थे, तो अर्जेंट में इमरजेंसी में हमको ड्रग प्रोक्योर करना पड़ा था। तो उसकी पॉलिसी क्या है, क्या हम ओरली बात करके वर्बली कर सकते हैं या हम मीटिंग बुलाएंगे, उसको बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर उसको करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल के ऊपर कि आपको कैसे करना है। हमने तो सिंप्लीफाई कर दिया था कि बस आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेजो, हम फार्मेसी वाले को बोलकर उसको बना देंगे। तो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट जब आने लगी तो रिटर्न डॉक्यूमेंट भी हो गया, क्रॉस वेरीफाई भी होने लगा और हमारा रिक्वेस्ट भी पूरा हो गया। तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। जैसे कि फार्मेसी वाले के पास कोई ऐसा ड्रग है जो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में बचा है लेकिन उसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं वो आप साल भर रखते नहीं अपने पास, वो सिर्फ सीजन में ही रखते हैं। अभी मलेरिया के केसेस अचानक से आना शुरू हो गए तो आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स चाहिए, तो उसकी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट आपने करनी है। और जो हमारे ड्रग फॉर्मुलेरी में वो है नहीं अवेलेबल, दूसरा ड्रग अवेलेबल है, साल बदल गया, ड्रग बदल गया, तो वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से आएगा। आपके सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपके किसी डॉक्टर ने बोला कि हमको ये ड्रग चाहिए, आपके फार्मेसी वाले ने डायरेक्टर को बताया, वहां से रिक्वेजिशन आई, डायरेक्टर ने साइन किया, फट से मेडिसिन आई, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है। देन एक चीज होती है रिक्वेजिशन फॉर्म। जब भी फार्मेसी में रिक्वेस्ट आएगी किसी पेशेंट को मेडिसिन देने की, तो वार्ड से लिख कर भेजा जाएगा। तो वार्ड में जो स्टाफ रहेगा वो रिक्वेजिशन बनाकर भेजेगा कि ये फला फला पेशेंट है, इसको ये ड्रग चाहिए। उस रिक्वेजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जो मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट का नाम, पेशेंट का यूएचआईडी, बगैर यूएचआईडी नंबर के पेशेंट का ड्रग नहीं देना, क्योंकि एक नाम से 2 पेशेंट होते हैं, चेंज हो जाता है। और क्या होता है, 2 वार्ड में अलग अलग पेशेंट है, एक वार्ड का पेशेंट शिफ्ट हो गया, दूसरे वार्ड में आ गया, ड्रग हमेशा एक्सचेंज हो जाएगा, सिरदर्दी हो जाती है, इसको क्रॉस मैच करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यूएचआईडी नंबर मेंशन होना उसमें बहुत जरूरी है। देन वार्ड नंबर और बेड नंबर, कहाँ से आया है रिक्वेजिशन, ये अवेलेबल होना चाहिए। आपके जो ड्रग नेम, जो कौन कौन से ड्रग्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो ड्रग का नाम कैपिटल्स में लिखा होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकते आप,
क्योंकि रनिंग हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो उसकी वजह से आपका वो मेडिकेशन एरर होने के बहुत चांसेस होते हैं। मेडिकेशन एरर पे एक अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है, क्या होता है कैसे होता है वो अवेलेबल है। तो आपको मेडिसिन के जो नाम है वो कैपिटल्स में लिखने हैं, उसके बाद क्वांटिटी लिखनी है, कितने आपको ड्रग मंगाने हैं, जिस स्टाफ ने वो रिक्वेजिशन बनाया उसका नाम, सिग्नेचर विद डेट एंड टाइम कि किस टाइम उसने रिक्वेजिशन बनाया है, ठीक है ना। ये इसलिए होता है, हम लोग एक क्वालिटी इंडिकेटर यूज करते हैं, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब डॉक्टर ने किस टाइम मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, नर्स ने वो मेडिसिन का रिक्वेजिशन किस टाइम पे बनाया, वो रिक्वेजिशन फार्मेसी किस टाइम पे पहुंचा और फार्मेसी से मेडिसिन किस टाइम पे पेशेंट के पास पहुंची। ये बीच बीच के टाइम ड्यूरेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है सॉफ्टवेयर। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो डिजिटलाइज कर चुके हैं अपने आप को, डॉक्टर अवेलेबल होता है, उसके बाद टैब अवेलेबल होता है, वो टैब से प्रिस्क्रिप्शन डाल देता है, नर्सेज जो रिक्वेजिशन डालती हैं वो भी उसी से डाल देते हैं, नहीं तो वो जो टैब से उसने प्रिस्क्रिप्शन डाला है वही सीधे फार्मेसी के पास पहुंच जाता है, तो उससे हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो नर्सेज ने ऑनलाइन अपने सिस्टम से प्रिस्क्राइब डाल दिया फार्मेसी वाले को कि ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें टाइम मेंशन हो गया। फार्मेसी वाले के पास रिक्वेस्ट गई या आपने वो पेपर बनाया, जो रिक्वेजिशन बनाया उसमें आपने एक टाइम डाला, फार्मेसी वाले के पास जो पेपर आएगा उसमें वो टाइम डालेगा कितने बजे हमारे पास आया। तो सपोज स्टाफ नर्स ने बना के रख दिया तो सुबह 10 बजे, दोपहर वाले शिफ्ट में जब दूसरा स्टाफ आया तो 3 बजे उसने रिक्वेजिशन भेजा और उसके बाद फार्मेसी वाले पे चढ़ा रहा है कि तुमने दवा टाइम से नहीं भेजी। तो ये भी प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल्स में, तो ये टाइम ड्यूरेशन को हमें कम से कम रखना रहता है। सेकंड थिंग, फार्मेसी वाले ने मेडिसिन कभी दिया, अभी फार्मेसी वाले के पास पहुंच गया, उसके पास रखा है तो रखा है, मिल ही नहीं रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कि 3 ड्रग मिल गए, 2 ड्रग नहीं मिल रहे, तो 2 ड्रग आ जाएंगे तो इकट्ठा भेजेंगे, तो उसको रख के रखा होगा उसने, तो वो उसमें टाइम मेंशन होना चाहिए कि वापस वार्ड में वो मेडिसिन कितने टाइम पहुंची। ये जो टाइम ड्यूरेशन ये कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का पार्ट है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आधे मिनट के अंदर दवा आ गई और पेशेंट को लगना शुरू हो, तो ये ज्यादा हाई क्वालिटी को प्रिस्क्राइब करता है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और 6 घंटे बाद दवा लग रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर उसको कम करने की कोशिश है, तो ये क्वालिटी इंडिकेटर होता है। सेकेंड थिंग, अब आप पेशेंट को सामान दे रहे हो तो उसका बिल भी दोगे ऑफ कोर्स, तो बिल में क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए ये देखो। पहली चीज, बिल पे आपकी फर्म का नाम लिखा होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए, डेट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए बिल का। जो ड्रग आपने दिया वो ड्रग का नाम कैपिटल्स में, क्वांटिटी कितना आपने दिया, उस पर्टिकुलर ड्रग का बैच नंबर, उसका लॉट नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, इतना उसमें मेंशन होना ही होना चाहिए। उसके बाद उसका प्राइस कितना था और टोटल बिल जो बना वो आप साइन करके उसको दोगे, और जिस स्टाफ ने वो बिल दिया है वो अपने सिग्नेचर करके उसको देगा। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ऑलरेडी स्टाफ का नाम लिख के आता है। अभी इसका पर्पस क्या है, रिकॉल। एक पॉलिसी होती है रिकॉल पॉलिसी, कभी कभी आपने सुना होगा एक पर्टिकुलर ड्रग में या एक पर्टिकुलर लॉट में कभी वो एक पर्टिकुलर उसमें बैच में प्रॉब्लम आ रही है तो पूरे पूरे बैच को वापस बुला लिया जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता है। तो जिसको वो दवा आपने दिया हुआ है उसको मालूम होना चाहिए कि ये बैच नंबर मेरा है, ये हमें वापस करना है, उसकी जगह दूसरे ड्रग है। तो ये रिकॉल पॉलिसी भी आपकी अवेलेबल होती है हॉस्पिटल में, दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड रिकॉल पॉलिसी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर बैच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो ड्रग सही काम नहीं कर रहा, उसको हम रिकॉल करते हैं, वापस लेते हैं, उसके बाद दूसरा ड्रग हम उसको सप्लाई करते हैं। तो ये कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो बिल आप यूज दे रहे हो पेशेंट को, उसमें अगर आपका कोई हाई रिस्क मेडिकेशन है, सपोज नार्कोटिक ड्रग्स है या सेडेटिव है या कोई किसी भी तरह का हाई रिस्क मेडिकेशन है, तो उसको आपको डबल वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, उस पर्टिकुलर ड्रग को हाईलाइट करके डबल टिक लगा के एक स्टाफ ने सिग्नेचर कर दिया, दूसरे स्टाफ ने सिग्नेचर कर दिया, डबल वेरीफाई हो गया। अभी डबल वेरीफाई का मतलब ये नहीं खाली साइन मारना है, आपने ड्रग चेक करना है कि प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा था, जो हम दे रहे हैं उसमें क्या लिखा है और जो बिल बना है उसमें क्या लिखा है। अगर तीनों चीजें ठीक है आप दे दो। क्रॉस वेरीफाई इसीलिए होता है क्योंकि अपनी गलती अपने आप से नहीं दिखती, दूसरे को दिखाई जाती है कि देखो हमसे ये मिस्टेक ना हो, इसलिए आप इसको क्रॉस वेरीफाई करो। और हाई रिस्क मेडिसिन को क्रॉस वेरीफाई वार्ड में भी किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बनाते टाइम, इसको डिस्पैच करते टाइम भी दिया जाता है, और जब पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है तब भी आप क्रॉस वेरीफाई करते हो। 2 नर्सेज उसमें सिग्नेचर करते हैं कि कहीं गलती से इसको गलत मेडिसिन ना दे दी जाए, ठीक है। आयरिस मेडिसिन के बहुत सारे केसेस हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको केसेस शेयर करूंगा, क्या क्या गलतियां हुई हैं और कैसे पेशेंट की जान जाते जाते बची है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है लेकिन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की चीजें भी है।
तो आई थिंक कि फार्मेसी में जितनी चीज़ें थी हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पहले प्रिपरेशन कर लूँ, नोट बना लूँ, पॉइंट्स बना लूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मिस हो गई है, प्लीज़ आप कमेंट में हमेशा डाल सकते हो। नहीं तो आपको कोई भी चीज़ पूछनी है आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बेस्ट ऑफ लक।